बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको केमिस्ट्री की न्यू बुक फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर 1 गैस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी आपको सारी एग्जांपल जो बुक में मौजूद है वो सब करनी है और जो मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ इन सब की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री में एक बेनिफिट हो गया कि आपके पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में इतने न्यूमेरिकल है ही नहीं। काफी ज्यादा चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं। चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर नंबर 5 में नहीं है। ऐसे तरीके से काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है और जिन चैप्टर में न्यूमेरिकल मौजूद है उनमें भी बहुत कम है। तो ये आपके पास बेहतरीन चांस है और इसके न्यूमेरिकल मुश्किल भी नहीं होते। तो सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, आपके पास टाइम है तो आप बेहतरीन नंबर केमिस्ट्री में हासिल कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो हल्के में मत लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पेपर बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 1 आ चुका है, जो बेहतरीन और एकदम आसान है। उसमें सिर्फ कन्वर्जन से लेना देना है, तो मैंने सवाल इसलिए नहीं लिखा। उसने हमें बताया कि प्रेशर जो है ना वो है 83 किलो पास्कल। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है इस किलो पास्कल को आप कन्वर्ट कर दो पीएसआई के अंदर, प्रेशर का यूनिट है। और वो कह रहा है कि इसी सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि इसी किलो पास्कल को आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एटीएम के अंदर। तो कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सबसे आसान मेथड बताऊंगा कन्वर्जन का, सबसे आसान मेथड, शायद ये कोई आपको बताएगा। तो बहुत आसान मेथड बताने जा रहा हूं, तो बस देखिएगा क्या करना है। सबसे पहला काम आप क्या करें, जो उसने प्रेशर दिया हुआ है 83 किलो पास्कल, इसको प्यार से उतार दें। क्या करेंगे? प्यार से बेहतरीन तरीके से उतार दें। चले भाई, ये उतारने के बाद सर अब क्या करें? देखिए भाई, बहुत आसान सी बात बताता हूं। तो यहां पर जल्दी देखिएगा, हम सब जानते हैं एक एटीएम, सुनिएगा ये आपको पता होना चाहिए, एक एटीएम में 101,325 पास्कल्स होते हैं। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये होता है। अब अगर आप देखें पॉइंट यहां पर है, पॉइंट कहां पर है? यहां पर। अगर मैं इस पॉइंट को पीछे करूं 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा? 101.325 एक्सपोनेंट 3। पॉइंट को पीछे करते हैं तो पावर क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अभी भी क्या है? ये पास्कल ही होगा। आपको पता है 10 की पावर 3 क्या होता है? आप बोलेंगे सर 10 की पावर 3 तो किलो होता है, प्रीफिक्स किलो याद आया आपको? तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये मैं कह सकता हूं 101.325 किलो पास्कल के बराबर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि एक एटीएम में, आपको क्या पता होना चाहिए, एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? तो वो ये रहे। आपको ये पता होना चाहिए एक एटीएम में कितने किलो पास्कल होते हैं? तो 101.325 पास्कल होते हैं। और आपको पता है एक एटीएम किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर एक एटीएम 14.7 psi के बराबर होता है। और आपको जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 14.7 psi में कितने किलो पास्कल होते हैं? तो आपको पता चला 101.325 किलो पास्कल होते हैं। समझ में आई ये बात? बताने का मकसद क्या था? मकसद ये आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो फिर कन्वर्जन कैसे करेंगे? समझ में आ रही है बात? तो आपको पता होना चाहिए कि 14.7 psi के अंदर इतने किलो पास्कल होते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमें क्या करना है, इस किलो पास्कल को यहां से काटना है, हटाना है। तो किलो पास्कल तभी कटेगा जब किलो पास्कल नीचे आएगा। समझ में आई? क्योंकि किलो पास्कल ऊपर और किलो पास्कल नीचे, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमें पता है कि 101, जरा गौर फरमाइएगा, 101.325 किलो पास्कल, इसके अंदर हमें जाना किसमें? पीएसआई में जाना है। तो हमें पता है इतने किलो पास्कल में कितने पीएसआई होते हैं? 14.7, तो यह आ जाएगा 14.7 पीएसआई। तो यहां पर स्टूडेंट बस हो गया काम। अब जरा गौर फरमा ले, किलो पास्कल से ये किलो पास्कल कैंसल, बचा कौन? सिर्फ पीएसआई बच गया। इसका मतलब हमने प्रेशर को किलो पास्कल से पीएसआई में कन्वर्ट कर दिया। और इस मेथड को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन।
अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 83 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 14.7 से, और डिवाइड करवाएंगे जो वैल्यू आएगी उसको किससे करवाएंगे, 101.325। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपके सामने 12.04। क्या आ जाएगा, 12.04 PSI। हो गया ना बेहतरीन काम, कोई मतलब, सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको। चले भाई, अब आ रहा है, वो कह रहा है कि अब प्रेशर को कन्वर्ट करो किलो पास्कल से एटीएम में। हमने बोला ये क्या, ये तो बेहतरीन और आसान काम है। सबसे पहले हमें दिया क्या, उसने 83 किलो पास्कल दिया है। चले भाई, अब वो मांग क्या रहा है, इस 83 किलो पास्कल से एटीएम में चले जाओ। किलो पास्कल को काटना है तो किलो पास्कल नीचे आएगा, और हमें पता है कि 101.325 किलो पास्कल में, क्योंकि हमें किस में जाना है, एटीएम में, तो आपको पता होना चाहिए 101.325 किलो पास्कल में कितने एटीएम होते हैं। तो आपका जवाब आएगा 1 एटीएम, तो यह आ जाएगा 1 एटीएम। चलिए भाई, हो गया कन्वर्ट, बेहतरीन तरीके से हो गया। तो यहां पर किलो पास्कल से किलो पास्कल कट जाएगा, यूनिट बचेगा सिर्फ एटीएम। तो जरा कैलकुलेटर उठा लें और लिखें 83 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे 101.325। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.819। तो ये आ जाएगा 0.819 ATM। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मैंने आपको बताई बातें इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो इससे आसान मेथड कोई आपको नहीं बता सकता। क्लियर है? चले भाई, हो गया ये काम। अब आता है सेकंड प्रॉब्लम। अब इस सेकंड प्रॉब्लम को देखिए, ये भी बेहद आसान है, पिछले साल आई भी थी ये प्रॉब्लम, अगर आपने गौर किया हो। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है, डेटा बनाना। तो उसने लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस at 40 डिग्री सेल्सियस एंड 842 टॉर प्रेशर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल स्टूडेंट प्रॉब्लम है। चले भाई, डेटा बनाए, भले ही समझ में ना आया हो, डेटा बनाएंगे, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। तो देखिए ना, सबसे पहले उसने बोला वॉल्यूम को कैलकुलेट करो। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। चले भाई, उसके बाद वो कह रहा है कि मास 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो ये मास किसका है, ये मास इन ग्राम है, किसका, मीथेन का। मीथेन कौन होता है, CH4। तो मास ऑफ मीथेन हमें कितना गिवन है, दैट इज 8 ग्राम गिवन है। चले भाई, ये भी बेहतरीन हो गया। उसके बाद वो टेम्परेचर कितना दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है हमारे को 40 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ना क्या, हमें टेम्परेचर का तो ऐसा यूनिट चाहिए, कौन होता है, केल्विन। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 273 को ऐड करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा केल्विन में। यहां तक की बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 313 केल्विन। चले भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने प्रेशर दिया। प्रेशर कितना दिया उसने हमारे को, 842 टॉर। कितना दिया उसने, 842 टॉर। अब आप बोलेंगे सर डेटा हो गया बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। नहीं स्टूडेंट, ये आपकी गलत फहमी है कि डेटा कंप्लीट हो गया। आप बोलेंगे सर यहाँ तो सवाल में तो बस इतना ही था, अब क्या करें। अब स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आप खुद सोचें, ये आपको वॉल्यूम भी दे रहा है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का बोल रहा है, टेम्परेचर भी दे रहा है और प्रेशर। ये तीनों के तीनों P, V और T एक ही इक्वेशन में, क्या आपने कभी देखे? तो आपका फौरन जवाब आएगा सर ये तीनों के तीनों हमने एक इक्वेशन में देखे थे, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। कौन सी है वो? आप बोलेंगे सर हमें पता है, PV इज इक्वल टू nRT। यही जवाब है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये प्रेशर वो हमें दे रहा है, वॉल्यूम हमसे मांग रहा है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, R हमें कांस्टेंट वैल्यू पता है और टेम्परेचर वो हमें दे रहा है। इसका मतलब पहले R को लिख देता हूं। अब जरा सुनिएगा, यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है। याद है आपने अगर इस चैप्टर की थ्योरी सही से पढ़ी है
तो आपने आपकी बुक के अंदर आर की दो वैल्यूज है, गौर करिएगा, आर की दो वैल्यूज है। एक हमारे पास आर जो है वो 0.0821 ATM DM क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन, और एक हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। चले भाई, अब असल में इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको तो फिलहाल छोड़ दें, मैं इसको आपको प्रेफर नहीं करूंगा। देखिए यहां पर ये वाला जो यूनिट है ना, ये वाला, इसको कब यूज करते हैं, इसको जब यूज करिएगा, जब आपके पास जो प्रेशर है वो प्रेशर कब हो, प्रेशर होना चाहिए हमारे पास पास्कल के अंदर। किसके अंदर होना चाहिए, प्रेशर किसमें होना चाहिए, पास्कल में। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, मीटर क्यूब में। और टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में। अगर आपने ये यूनिट को इस्तेमाल किया, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में और टेम्परेचर केल्विन में, तो फिर याद रखिएगा आपको आर की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, ये वाली। और याद रखिए पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, याद रखिएगा। पता चले आप बोले सर ने तो सिर्फ पास्कल बोल दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर। अब आप देखें खुद, ये जो यूनिट्स है ना, पास्कल, ये जो हमारा मीटर क्यूब है, ये काफी बड़े यूनिट्स है। क्या है, काफी बड़े यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स है। तो इसीलिए हम केमिस्ट्री में ज्यादातर आर की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते, हम आर की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाली आर की वैल्यू कब इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये बातें पता होनी चाहिए। अगर मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई होती ना, तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता, है ना, लेकिन मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। आर की ये वाली वैल्यू तब इस्तेमाल करेंगे जब प्रेशर एटीएम में होगा, वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा, नंबर ऑफ मोल तो मोल में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा। अब जरा गौर फरमा लीजिएगा, आपके पास जो प्रेशर है वो किसके अंदर है, आप बोलेंगे सर टोर में। इस आर की ये वाली वैल्यू यूज करनी है तो प्रेशर किसमें होना चाहिए, एटीएम में। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस टोर वाले प्रेशर को किसमें कन्वर्ट करूंगा, एटीएम में, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। अब मुझे बताएं कि एक एटीएम में कितने टॉर होते हैं, तो आपका फौरन जवाब आएगा सर 760 टॉर होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए बातें, वरना मसला हो जाएगा। सही है ना, याद करें इसको। तो अब अगर आप गौर करें, प्रेशर एटीएम में चले जाएगा, टॉर से टॉर क्या हो जाएगा, कैंसल। टेम्परेचर केल्विन में है, वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना है, और बाकी बचे नंबर ऑफ मोल्स, वो भी हम निकाल लेंगे। इसका मतलब आर की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। क्लियर हो गई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझाई बहुत डिटेल में जाके, इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, 842 डिवाइडेड बाय 760 कितना हो गया, ये हो गया 1.10 एटीएम। चले भाई, अब हमारे को आर की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है, आर की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे 0.0821 यूनिट लाजमी लिखिएगा, एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, याद रखिएगा। चले भाई, बेहतरीन हो गया काम, ये हो गया हमारे पास डेटा। अब रुके, अब एक मसला आया, पता क्या आया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं थे। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम तो उसने दिया हुआ है CH4 का मास इन ग्राम। क्या आपके पास CH4 का मोलर मास है, नहीं, लेकिन ये तो हमें पता होता है, सवाल में देगा अगर पेपर में आएगा तो हम लोग मोलर मास ऑफ CH4 कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 4 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो 4 1 4 और 12 और 4 कितने होते हैं 16। इसका मतलब CH4 का जो हमारे पास मोलर मास आ गया वो आ गया 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। चले भाई, अब जाके हमारा डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ये है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसे कहते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चले भाई, तो यहां पर हमारे पास अब सॉल्यूशन का वक्त आ चुका है, तो यहां पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन। चले भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ ली। चले, अब
यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। इसको यूज करेंगे भाईजान, जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या होती है जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देख लो कि नजर आ रहा है, बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर, अब क्या करें। देखिए यहां पे स्टूडेंट हमें पी पता है, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं है, आर पता है, टी पता है। इसका मतलब पहले नंबर ऑफ मोल्स का जुगाड़ लगा लेते हैं। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं एन की जगह क्या लिख दूंगा, एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। और याद रखिएगा यहाँ मास किसका आएगा, मीथेन का। तो ये आ जाएगा मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। और उसके बाद बचा कौन, RT। तो ये आ गया हमारे पास R और T। क्लियर हो गई। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर सारी चीजें तो मौजूद है। प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास है 1.10। तो प्रेशर की जगह आ जाएगा 1.10। बाकी ये वॉल्यूम हमें नहीं पता। मास ऑफ CH4 कितना गिवन है, 8। तो ये आ जाएगा 8। मोलर मास ऑफ CH4 कितना गिवन है, 16। तो मोलर मास की जगह पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय R। R हमारे पास कितना 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 313। तो ये आ जाएगा टेम्परेचर 313। क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। चले भाई इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा चेक करिएगा, कैलकुलेटर उठाएं अपना, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313। तो यहां पे हमारे पास आ गया, और डिवाइड करवा दें इस वैल्यू को 16 से। पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको डिवाइड करा दें 16 से, तो आंसर आएगा 12.848। और यहाँ पे क्या था 1.10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1.10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12.848 डिवाइडेड बाय 1.10। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड 12.848 डिवाइड बाय 1.10। तो आंसर आ जाएगा 11.68। और यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा, नहीं क्या आना चाहिए, जरा गौर फरमा लें, वॉल्यूम का यूनिट आना चाहिए डीएम क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस खूबसूरत से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। आई होप इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट मैंने आपको इन डेप्थ जाके समझाया है ये न्यूमेरिकल। सो यहां जाके हमने 2 न्यूमेरिकल को सक्सेसफुली कर लिया। आए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 3। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही आसान है। आए जरा इसको समझते हैं है क्या। इसमें लिखा हुआ है एट 35 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 456 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एंड 0.85 ATM प्रेशर। इतनी बात है ना। अब आए जरा, वो कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 456 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसके अंदर कौन है, ऑक्सीजन गैस को फिल किया हुआ है, और उसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, और उसको प्रेशर कितना दिया जा रहा है 0.85 ATM। ये सारी बातें उसने हमें बताई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर को कैलकुलेट करें व्हेन, कब, दिस ऑक्सीजन गैस is transferred to 10 decimeter cube cylinder and cooled to 20 degree Celsius। अब जरा देखें, यहां वो कह रहा है कि आपने अब क्या किया, इस ऑक्सीजन गैस को एक दूसरे सिलेंडर में डाला जिसका वॉल्यूम था 10 डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम उसने इंक्रीज किया, यहां वॉल्यूम कम था, अब दूसरे वाले सिलेंडर में वॉल्यूम क्या हुआ, ज्यादा। अब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो यहां से मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर हो गए, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखें दो टेम्परेचर, तो अब दोनों को T तो नहीं कह सकता, तो इस वाले को T1 कहा और अगले वाले को T2 कहा। उसने बोला इसी सिलेंडर पे आप बताओ प्रेशर कितना लग रहा होगा। तो पहले वाला एक और प्रेशर उसने दिया हुआ था, तो उसको मैंने P1 कहा। अब जो प्रेशर मालूम करना है उसको मैंने P2 कहा। चले भाई, अब वो बोला है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है
वो है 10 डेसीमीटर क्यूब, तो मैंने इसको V2 कहा क्योंकि इसको मैंने V1 कहा था। क्लियर हो गई कहानी। और इसमें भी कौन है, ऑक्सीजन गैस। तो आए जरा डेटा बनाते हैं। तो यहां पर P1 दिया हुआ है, P1 कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.85 ATM। बेहतरीन हो गया काम। चले भाई, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया, V1 कितना दिया हुआ है, V1 हमारे को दिया हुआ है दैट इज 456 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद उसने दिया हुआ T2, सॉरी P2 हमें V2 कितना दिया हुआ है, V2 हमें दिया हुआ है उसने 10 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हुआ है T2, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। और हमें निकालना कौन है, हमें निकालना है P2। चले भाई, हो गया डेटा, जिंदगी आसान हो गई। अब उसने एक बेहतरीन बात बताऊं आपको, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बताएं। स्टूडेंट्स, आपको इस प्रेशर को, मतलब यहां पे देखिए टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब आप बोलेंगे सर क्यों, इसकी वजह है स्टूडेंट। क्या वजह है जरा सुनिएगा। पहले मुझे एक बात बताएं, इस डेटा को देखने के बाद आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आया जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करें। जल्दी से सोचें, 2 मिनट के अंदर सोचें, वीडियो को रोकें और सोचें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। सोचने का टाइम आपको दे दिया, अब मैं बताता हूं। स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुने जरा। यहां पर हमारे पास जो टेम्परेचर T1 है, अगर वो डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ T2 भी किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गई, कहानी खत्म। यहाँ तो देखें वॉल्यूम किसके अंदर, डीएम क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, डीएम क्यूब, कैंसिल। प्रेशर किसमें है, एटीएम में, तो यहाँ भी प्रेशर किसमें होगा, एटीएम में होगा, कैंसिल। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। इसके अंदर क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो दोनों साइड पे जो भी यूनिट्स होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर आप चाहें तो इसे केल्विन में कर लें, आप चाहें तो इसे डिग्री सेल्सियस में ही रख के कैलकुलेशन कर लें। मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। आपको लग रहा है कि आपने सीखा हुआ है कि केल्विन में करना होता है, तो आप डायरेक्ट केल्विन में करके करें, टेंशन नहीं लीजिएगा। पता चले एग्जाम में गलती कर दें और कहीं और ना करना था वहां नहीं किया, तो इसीलिए वजह से आप लोग, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप गलती ना करें, आप इसको कन्वर्ट कर ही लीजिएगा, मतलब फिर आप बीच में मसला ना कर दें। तो इसीलिए एक ही चीज याद रखें, टेम्परेचर को हमेशा किसमें करना है, केल्विन में करना है। इसको आप टेंशन ना लें, तो आप इसको सिंपल, अपनी जिंदगी को सिंपल रखें। टेम्परेचर को आपको जब भी आएगा उससे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है, बस ये बात आप अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ 273, और इसमें भी क्या कर देता हूँ, ऐड 273। चले भाई, तो 273 में 35 करेंगे तो 283, 293, 303 और 317, तो ये हो जाएगा 317 केल्विन। और यहाँ देखिए 273 से कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। यहां तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलें, अब स्टूडेंट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, इन दोनों के यूनिट आपको सेम करने पड़ेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ही रखा करें। ज्यादा केमिस्ट्री में ना वॉल्यूम का जो यूनिट है वो आप डेसीमीटर क्यूब ही चलाते हैं, तो इसीलिए आप इस क्या करें, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। चले भाई, तो जरा देखिएगा, हम यूज करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन को। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं उसको, जगह कम पड़ लिए। V1 इज इक्वल टू कितना था, 456 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे एक बात बताएं, सेंटीमीटर क्यूब को काटना है, सेंटीमीटर क्यूब नीचे आएगा, जाना किस में है, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ऊपर आए। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पता है कि, सुनिएगा बात को, एक डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये आपको ये पता है क्या, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं। भाई मुझे, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे नहीं पता कि एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि एक डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, तो एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं।
तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब नीचे आएगा और कैंसिल हो गया, हमारे पास जो यूनिट बचेगा वो डीएम क्यूब है। अब स्टूडेंट आपको पता है मसला कहाँ आता है, पेपर में आपको न्यूमेरिकल पूरा आता है, आपको पता है कैसे करना है क्या होगा, आप फंस कहाँ जाते हैं, कन्वर्जन के अंदर। आप यही भूल जाते हैं कि किसके अंदर कितने थे। मतलब यहाँ पर फर्ज करें आप भूल गए कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब थे। अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता था, कन्वर्जन की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गई और न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, बड़ा अफसोस हुआ। अब मैं ये अफसोस आपके साथ नहीं करना चाहता। फर्ज करें आप भूल गए तो कोई और तरीका होना तो चाहिए कि इसको कन्वर्ट तो कर सके किसी तरीके से। एक तरीका है और आपको पढ़ाया भी जाता है फिजिक्स के अंदर, प्रीफिक्सेस। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए है कि अगर पेपर में भूल गए, यहाँ तो अगर आप भूल जाएंगे तो कॉपी से या नेट से देख लेंगे, पेपर में क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो सीख लीजिएगा, जिंदगी में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, चले अब जरा सुनिएगा। आपको नहीं पता डेसीमीटर क्यूब में कितने होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, आपको क्या ये पता होता है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपका फौरन जवाब आएगा सर 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो पता होना चाहिए। ये देखें, पहले आता है मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मिलीमीटर। तो जब आप मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं तो 10 का फर्क आता है, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं फिर 10 का फर्क आता है, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 का। अगर आप डायरेक्ट मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 का फर्क आता है। समझ में ये बात तो पता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ये मेन बात है जो आपको पता ही होती है। चले भाई देखें, और डेसी का तो यहां से आपको ये पता था 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका क्यूब कर देंगे तो आप इस पूरी वैल्यू को भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो जरा चेक करिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 का क्यूब, 10 10 100 और 100 10 1000। तो यहाँ देखें आ गया ना। तो इस तरीके से भी आप लोग याद आ सकता है आप लोगों को। ये तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, याद अच्छे तरीके से रखा करें ताकि टाइम बचे पेपर में। चले भाई, सिर्फ मेरा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, मैं आपको बता रहा हूं तरीके ताकि आपके पेपर में कभी भी कोई नंबर ना कटे। अब यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमारे के पास फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं एज वी नो दैट क्या जानते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 बराबर होता है किसके, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। चले भाई जल्दी से वैल्यूज को डालें। तो यहाँ पर P1 क्या है हमारे पास 0.85। ऐसा करता हूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं इस इक्वेशन को अरेंज कर लेता हूं। किसके लिए अरेंज कर लेता हूं जरा देखें, हमें कैलकुलेट क्या करना है, P2। तो इस पूरी इक्वेशन को P2 के लिए अरेंज कर लेता हूं। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे T2 डिवाइड हो रहा है, यहां आके क्या होगा मल्टीप्लाई, P1 V1 से क्या होगा मल्टीप्लाई P2। यहां पर V2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है P2 से, इक्वल टू दूसरा साइड आगे क्या होगा डिवाइड। तो T1 इंटू V2, और यह किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा किसके, P2 के। तो P2 जरा कैलकुलेट कर ले स्टूडेंट। P1 कितना है 0.85, तो ये आ गया 0.85। V1 कितना है, V1 कहाँ गया, ये रहा। इसको अच्छा मैंने कैलकुलेट तो किया ही नहीं, इसको लिख तो लूं। तो यहां पर 456 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा 0.456 डेसीमीटर क्यूब। चले भाई, तो यह हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया 0.456 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद टेम्परेचर T2 कितना है 293, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 कितना है हमारे पास 317, तो ये आ जाएगा 317 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है, V2 हमारे पास 10 है, तो ये आ गया 10। तो यहां से इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में डालें तो आंसर आ जाएगा। तो जरा चेक करें, 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.456 मल्टीप्लाई बाय 293 एंड डिवाइडेड बाय 317 293 डिवाइड बाय 317 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आ गया हमारे पास स्टूडेंट 0.0358। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0358 और यूनिट क्या आएगा, जो P1 का यूनिट था वही P2 का यूनिट होगा। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा हमारे पास
ATM। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने प्रेशर P2 को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये बिल्कुल भी मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। आप देखें तो मैं चाहूं तो इसको 2 मिनट में करा दूं, लेकिन क्या है, सिर्फ कराना मकसद नहीं है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट देना मेन मकसद है मेरा। कराने को तो कोई न्यूमेरिकल कोई भी करा देगा आपको, न्यूमेरिकल कराने का मकसद क्या है, आपको टेक्निक्स जो आपको सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए, आपका दिमाग खुलना चाहिए, वो खुलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये आपको पता नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो आप लोगों को हर चीज पता होनी चाहिए जो आप कर रहे हो। तो यहां जाके उसने हमने प्रॉब्लम नंबर 3 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आए जरा प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 4। अब यहां पर स्टूडेंट्स आज की लास्ट प्रॉब्लम है। मैंने सोचा था कि मैं आपको सारी ही प्रॉब्लम 8 की 8 प्रॉब्लम आपको करवा दूंगा, लेकिन वीडियो की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा हो गई है, 50 मिनट हो चुकी है अभी तक। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा लंबी वीडियो, तो मैं इसको बस यहाँ तक अभी आज के ये लेक्चर में यहीं तक रोकूंगा, प्रॉब्लम नंबर 4 तक। इंशाल्लाह एक और पार्ट जल्द लाऊंगा जिसमें मैं चारों अगले जो न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करवा दूंगा। इसको देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिएगा पास पेपर में पुरानी केमिस्ट्री के काफी ज्यादा आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस। ये जो न्यूमेरिकल है आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कहां से आया है, कौन से टॉपिक से आया है। तो आप कहेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सही है ना। तो वो क्या कहता था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो यहां पर हमारे पास इसका पूरा सॉल्व करने के बाद तो आपके पास कंपेयरिंग जो आखिरी जो रिजल्ट आता है वो आता है आर ए डिवाइडेड बाय आर बी बराबर आता है किसके, अंडर रूट इनवर्स रिलेशन। डेंसिटी के साथ भी लिख सकते हैं dB डिवाइड बाय dA, और मास के साथ भी क्या होता है, इसका इनवर्स रिलेशन होता है mB डिवाइडेड बाय ma। अगर यहाँ B है रेट तो यहाँ भी आएगा, यहाँ A है तो इनवर्स, इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास का। अब डेटा देखिएगा जरा, ये फॉर्मूला याद रखो, डेटा बन जाएगा। इसके मुताबिक आपको आर ए डिवाइडेड बाय आर बी निकालना है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उन दोनों गैसेस का मोलर मास पता होना चाहिए। तो जरा चेक करें, मोलर मास ऑफ H2 गैस कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 ग्राम। कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ ड्यूट्रियम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 ग्राम पर मोल। सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं करिए, हाइड्रोजन गैस की बात करिए तो 2 होता है, ड्यूट्रियम D2 की बात करिए तो ये 4। क्लियर, ये दोनों आ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेट इनके कंपेयर करना है रेट को। तो हम क्या करेंगे, आर H2 ओवर आर D2 को कैलकुलेट कर लेंगे, सही है ना। तो यहां पर ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेम स्टूडेंट मेरी बात को सुनिएगा, सेम काम सेम डेटा इसके लिए भी बनेगा, सेम डेटा इसके लिए भी बनेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, यहां पे मोलर मास किसका आएगा, हीलियम का, और मोलर मास किसका आएगा, SO2 का, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे रेट को। इसी तरीके से थर्ड वाले में क्या होगा, मोलर मास SF6 का आएगा, मोलर मास SO2 का आएगा, और इनके रेट को डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसका डेटा और इसका सॉल्यूशन यहां जो करवा रहा हूं सेम टू सेम वहां मैं और डायरेक्टली करूंगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा क्योंकि ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशन की बारी, सॉल्यूशन की बारी आ गई भाईजान, सॉल्यूशन की बारी। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जानते हैं, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बराबर होता है किसके, एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। इनवर्स रिलेशन है, याद रखिएगा। अगर ए यहां है तो इसका मास इधर होगा, यहां बी है तो ऊपर इसका मास होगा। क्लियर, चलो अब यहां पर जरा चेक करें, यहां पे हमारे पास आर H2 डिवाइड बाय ए कौन है, H2, और बी कौन है, D2 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहां पे क्या आएगा, मास ऑफ ड्यूट्रियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2। आगे जरा देखें इसको क्या करेंगे, मास ऑफ ड्यूट्रियम कितना है, 4, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमारे को पता क्या चला, हमें पता ये चला
कि जो हाइड्रोजन गैस है वो अंडर रूट टू का मतलब होता है 1.414। तो हाइड्रोजन गैस का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्यूट्रियम। कितने टाइम ज्यादा होगा? 1.414 टाइम ज्यादा होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? जहां जगह कम है मैं यहां लिख देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां देख लें आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.414 डिवाइडेड बाय 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, देखिए यहां पर RH2 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में हमारे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1.414 और ये आ जाएगा RD2। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस का जो रेट है वो 1.414 टाइम्स ज्यादा है ड्यूट्रियम के रेट के मुकाबले में। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, the rate of diffusion of H2 gas is faster than deuterium gas। क्लियर हो गई बात? आप लिखेंगे hence the हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस मोर फास्टर देन ड्यूट्रियम गैस। तो यहां जाके स्टूडेंट ये कंप्लीट होता है। सेम काम सुनिएगा, सेम काम इसके लिए भी करना है, सेम काम इसके लिए तो मैं कर देता हूं क्योंकि कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है ही नहीं, इसको करता हूं उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। सो यहां मैंने स्टूडेंट कैलकुलेशन कर दी है, तो जरा गौर फरमा लीजिएगा। पहले आपके जहन में टेंशन और आ गई होगी कि सर हमें मोलर मास याद करके जाने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो स्टूडेंट, वो पेपर में आपको मोलर मास जिसका भी होगा ना वो आपको देंगे लिख के। अगर SF6 है उसका मोलर मास भी देंगे, SO2 है उसका मोलर मास भी देंगे, लेकिन आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनका मोलर मास भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ये सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हीलियम का मोलर मास होता है 4, SO2 का मोलर मास होता है 64। हमेशा याद रखिएगा, कम वाले मास को ऊपर रखें और ज्यादा वाले मास वाले को नीचे। तो RHE डिवाइडेड बाय RSA2। इधर भी देखें, कम मास था हाइड्रोजन का, ज्यादा मास था ड्यूट्रियम का, तो RH2 डिवाइडेड बाय RD2। कंपेयर करना आसान होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगा, सही है। हमेशा याद रखिए, हीलियम इधर है तो हीलियम इधर, SO2 इधर है तो SO2 इधर, इनवर्स रिलेशन है। SO मास ऑफ SO2 आ गया 64, मास ऑफ हीलियम आ गया 4, 64 का रूट होता है 8, 4 का रूट होता है 2, 2 1 2, 2 4 8, तो 4:1। इसका मतलब यहाँ SO2 डिवाइड हो रहा है, क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब हीलियम गैस का जो रेट होगा वो 4 टाइम्स फास्टर होगा SO2 के मुकाबले में। समझ में आई बात? 4 टाइम्स फास्टर होगा SO2 के मुकाबले। तो हीलियम गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। इसी तरीके से अब इधर आ जाए, मोलर मास ऑफ SF6 146 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ SO2 64 ग्राम पर मोल। ज्यादा वाले मास को कम वाले मास का रेट को और ज्यादा वाले मास के रेट से डिवाइड करना है। तो कम वाले मास का रेट RSO2 है, ज्यादा वाले मास का रेट होगा RSF6, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्लियर? चले भाई, सॉल्यूशन वही वाला काम, मास ऑफ SF6 आ गया 146, मोलर मास ऑफ SO2 आ गया 64। इनको डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे तो आंसर आएगा 1.51, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का जो रेट होगा वो 1.51 टाइम्स ज्यादा होगा SF6 के। तो यहां पर SO2 गैस डिफ्यूजेस 1.51 टाइम्स फास्टर देन SF6 गैस। आई होप कि जो 4 न्यूमेरिकल मैंने आज आपको समझाए वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आज की ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।